हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम शर्मा सीएससी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो मेरी टॉपिक है वह है कंप्यूटर मेमोरी। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड प्रोसेस डिवाइस के बारे में बता दिया था और आज हम आपको कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर के जो मुख्य घटक हैं वह कौन कौन से थे? आई, पी, ओ एंड एस। आई फॉर क्या थे? इनपुट, जिसमें मैंने आपको कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के बारे में बताया था। पी फॉर प्रोसेस, प्रोसेस में मैंने आपको सीपीयू के बारे में बताया था। एंड ओ फॉर आउटपुट डिवाइस, यहाँ पर मैंने कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया कि कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं और इनका वर्क क्या है। और आज की जो मेरी टॉपिक है वह स्टोरेज से है। स्टोरेज मतलब भंडारण क्षमता, मतलब कि कंप्यूटर के डेटा को जहाँ पर स्टोर करते हैं वह आपकी मेमोरी कहलाती है। और विदाउट मेमोरी हम कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रक्रिया, कंप्यूटर की परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्या कहते हैं? तो हम आज के लेक्चर में जानेंगे कि कंप्यूटर की मेमोरी होती क्या है या कितने प्रकार की होती है और कौन सी मेमोरी का क्या वर्क है। आइए देखते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है, मेमोरी का वर्क होता है डेटा को स्टोर करना। आपको जब मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर बताया था लेक्चर 1 में ही, तो वहाँ पर मैंने आपको एक बताया था स्टोरेज यूनिट। कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने की जो सबसे छोटी का बिट होता है, बिट, निबल, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, ये सब बताया हुआ था। तो वहाँ से आप पहले उस लेक्चर को देख लीजिएगा। वो क्या, क्योंकि उस लेक्चर का वर्क इसमें भी थोड़ा सा आपको लगेगा, तो आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लियर हो जाए तो ये और बेटर आपको समझ में आएगा। देखिए, मेमोरी को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक आपका प्राइमरी होता है, दूसरा आपका सेकेंडरी होता है। प्राइमरी वे मेमोरी होती हैं जो प्रोसेसर से सीधा कनेक्ट होती है, मतलब डायरेक्ट कनेक्ट होती हैं। प्रोसेसर मतलब सीपीयू ये कहते हैं। तो वे मेमोरी जो प्रोसेसर से सीधा कनेक्ट होती हैं वह आपका प्राइमरी कहलाता है। और सेकेंडरी जो इनडायरेक्ट कनेक्ट होती है, मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से कनेक्ट होती हैं, वह आपका सेकेंडरी मेमोरी कहलाएगा। अब प्राइमरी मेमोरी का कुछ और भी नाम है, जैसे कि उसको हम कहते हैं मैन मेमोरी कहते हैं। तो वहाँ पर प्राइमरी को मैन मेमोरी भी कहा जाता है और इसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, मतलब कि आंतरिक मेमोरी। वहीं आप देखेंगे कि सेकेंडरी को द्वितीयक मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में देखें तो इसको सहायक मेमोरी भी कहा जाता है, कि यह मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की सहायक मेमोरी मानी जाती है। अब आप पहले इस स्ट्रक्चर को देख लेंगे कैसे है, देन इसी स्ट्रक्चर के अनुसार आपको पढ़ाएंगे। तो मैंने आपको पहले बताया, पहले इधर से पढ़ेंगे देन उधर से हम पढ़ेंगे बाद में। देखिए, पहले आपको प्राइमरी बताया। प्राइमरी मेमोरी आपका सीधा प्रोसेसर से कनेक्ट होती है, इसको हम इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। इसमें प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आपके रैम, रोम और कैचे मेमोरी भी आती हैं। ठीक है, अब जो आती है रैम आती है, रोम आती है और कैचे आती है। आप अक्सर रैम और रोम तो सुने होंगे, तो कैचे खैर अभी बताएंगे। ठीक है, तो रैम और रोम कहाँ सुनेंगे? जैसे कि आप जब भी मोबाइल वगैरह ख़रीदने जाते हैं तो आप अक्सर ये देखते हैं कि आपकी जो मोबाइल है वह कितना, जैसे आप यही देखते हैं कि हमेशा 4 GB मोबाइल का क्या है, 4 GB रैम है और आपका जैसे कहते हैं कि 32 GB रोम है, ये तो कहते हैं। और यह आप कल्पना करते हैं कि यह जितना ज़्यादा होगा वह उतनी अच्छा होगा, जाहिर सी बात है अच्छा तो रहेगा। तो फिर यह रैम क्या होता है और रोम क्या होता है? डेटा स्टोर कहाँ होते हैं? क्या रैम में स्टोर होते हैं या रोम में स्टोर होते हैं? आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे, क्योंकि जितना अधिक मेमोरी होगा, आपका जो मोबाइल के चलने की स्पीड होती वह कैसी होती, क्या तेज़ हो जाता है, धीमा होता है, मेमोरी का क्या फ़र्क पड़ता है, इसी पर आते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि रैम क्या होता है। देखिए, इसको अगर आप स्ट्रक्चर ना बनाओ तो इसको आप बना लीजिए, देन हम इधर से इरेज कर देते हैं। देखिए, रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए, कंप्यूटर में रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है जिसमें कि डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है।
इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। तो आपको रैम में जान लेंगे कि रैम को हम और क्या कहते हैं, या टेम्परेरी होता है, जो डेटा स्टोर करता है वह टेम्परेरी करता है, और इससे हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, वोलेटाइल। तो पहले टेम्परेरी का मतलब कि इसमें डेटा जब तक आपका वर्किंग रहता है, वर्किंग समय रहता है, जब तक सक्रिय रहता है कंप्यूटर, या जब तक आपका लाइट रहता है, क्योंकि यह आपका विद्युत पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह आपका टेम्परेरी होता है और वोलेटाइल होता है। तो टेम्परेरी का मतलब कि डेटा जो होता है अस्थायी समय के लिए होता है, या अस्थायी रूप से डेटा स्टोर होता है। और वोलेटाइल से तात्पर्य है कि यह लाइट पर डिपेंड करता है, जब तक लाइट है तब तक आपका डेटा स्टोर रहेगा, और लाइट चली गई तो डेटा सारा लॉस हो जाएगा, ये कहते हैं। अब देख लेते हैं कि ये तो आपका रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और इसमें आपका टेम्परेरी होता है, वोलेटाइल होता है। इसके बाद में देखते हैं कि रैम में अगर डेटा स्टोर नहीं होता, अस्थायी होता है, तो फिर रैम का वर्क क्या है, क्या करने के लिए रैम लगाते हैं, क्योंकि डेटा भी नहीं स्टोर हुआ और रैम है भी, तो जब डेटा इसमें नहीं स्टोर हुआ तो डेटा गया कहाँ पर। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रैम है। अब रैम को ये देख लीजिए, जैसे आपका ये मान लीजिए आपका टेबल है जिस पर आप पढ़ते हैं, और टेबल पर जब आप पढ़ते हैं तो इस पर क्या करते हैं, कोई बुक वगैरह ला करके आप रख देते हैं। इसको समझ लीजिए कि ये आपका टेबल है, जो कि आपका एक कहलाता है रैम, रैम। और ये आपका एक अलमारी है जिसको कह दिए कि रैक, रैक। और इस अलमारी में क्या हुआ कि अलमारी में बहुत ही ढेर सारी क्या होती, कॉपी किताबें होती हैं, बहुत ढेर सारी कॉपी किताबें होती हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमने क्या कहा कि ये आपका जिस पर आप पढ़ते लिखते हैं वो आपका एक टेबल हो गया, और टेबल को समझ लिए रैम, और ये जो आपका रैक है इसको समझ लिए रोम, रोम। क्योंकि आपको मैंने बताया कि जैसे आपका मोबाइल में रैम जो होता है वो 4 GB का होता है, मान लेते हैं इतना, और जो रोम होता है वो आपका 32 GB का होता है। अब आप जब पढ़ते लिखते हैं तो जैसे क्या हुआ कि हमें कुछ पढ़ना लिखना हुआ, तो ऐसा नहीं कि हम सारी किताबें रैक से उठाकर अपने टेबल पर रख लें और देन पढ़ना स्टार्ट करें। हम ऐसा तो नहीं करते, हम एक दो किताबें ला करके अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और जब एक दो किताबें, तो हमने क्या किया कि अपने अलमारी या रैक से गए, एक दो किताबें ला करके अपने टेबल पर रख लिए एंड देन पढ़ना शुरू कर दिए। तो जो रोम होता है, जैसे हमारा कहते हैं रोम है 32 GB का, तो सारा डेटा हमारा वहाँ पर स्टोर रहता है, और वहाँ से हम क्या किए कि थोड़ा सा कोई डेटा लेकर चले और अपने टेबल पर हम रख लिए। तो हम अलमारी से क्या होता है, थोड़ा एक ही दो किताब तो लेकर आएंगे और अपना यहाँ पर रख लिए, तो समझ लो कि रोम से कोई डेटा ला करके हमने रैम पर रखा और यहाँ पर टेबल पर रख लिए। और टेबल का अगर टेबल छोटा होगा तो क्या होगा, एक ही दो किताब आएगी, लेकिन अगर टेबल थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो क्या होता है, हमारा यहाँ पर एक दो नहीं, 2 3 और 4 या 5-6 किताबें आ जाएंगी। तो कहने का लगी ये रैम जितना बड़ा होगा हम उस पर किताबें उतना ही ज़्यादा रख सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर रैम की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाए तो हम एक साथ में कई फाइलें अगर ओपन कर दें तब भी हमारे जो वर्किंग स्पीड है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमने कहा कि यहाँ पर टेबल क्या है, बड़ा है थोड़ा सा, और जब बड़ा है टेबल तो हम अलमारी से क्या होता है, रैक से क्या होता है कि हम बहुत ढेर सारे कॉपी किताबें ला करके अपने इस पर रख सकते हैं, और क्योंकि बड़ा टेबल और आराम से उस पर पढ़ सकते हैं। तो जो डेटा था वह हमारा कहाँ था, रोम पर था, और रोम पर था तो वहाँ से हमने निकाल कर थोड़ा सा डेटा अपने टेबल पर ले आए, जो कि आपका एक रैम था। रैम से जब मैंने आपको पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद में क्या किया, ऐसा तो है नहीं कि सारे कॉपी किताब फिर वही टेबल पर छोड़कर चले जाएंगे। देन उस कॉपी किताब को हम फिर से दोबारा जाकर कहाँ रख देते हैं, उसी रैक में रख देते हैं, जो कि हमने क्या कहा, रोम है। तो ये हमने कहा कि जो आपका रोम था, ये रैक था, रैक में डेटा क्या होता है, परमानेंटली होता है, परमानेंटली होता है। तो परमानेंट समय के लिए जो डेटा होता है, जो कॉपी किताब होता है, उसको हमने परमानेंट समय के लिए किस में रखा, अलमारी में रखा है। और कुछ समय के लिए जब तक हमें पढ़ना हुआ तब तक उस डेटा को हम कहाँ ला कर रख लिए, रैम, मतलब कि अपने टेबल पर रख लिए। तो हमने ये देखा कि टेबल पर हमने कुछ समय के लिए रखा, देन जब हमारा काम हो गया फिर इसको हमने हटा दिया। तो टेबल पर जो डेटा आया वह आपका अस्थायी था और टेम्परेरी था, ये कह दिए, और जो आपका रैक था वहाँ पर आपका परमानेंट डेटा था। तो ये हो गए। अब आप संक्षिप्त रूप में यहाँ सेट कराएंगे, देखेंगे। यहाँ पर आते हैं, रैम को हमने देखा, रैम आपका
टेम्परेरी था, टेम्परेरी था, और रोम आपका परमानेंट था, क्योंकि रोम में कॉपी किताबें सारी कहाँ थी, रैक में थी, तो वहाँ पर परमानेंट के लिए डेटा रहेगा, और आपका जो रैम रहेगा वहाँ पर टेम्परेरी रहेगा। अब दोनों में मेन डिफरेंस हो जाएगा, रैम ये टेम्परेरी ये परमानेंट, और इसको हम कहेंगे ये आपका होगा वोलाटाइल। वोलाटाइल जैसे हमने कह दिया कि ये आपका लाइट पर डिपेंड करेगा, और ये आपका होगा नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल ये आपका लाइट पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, लाइट पर नहीं होगा। तो इसमें ऐसा नहीं कि लाइट पर कोई फर्क पड़ता, लाइट चली जाएगी तो डेटा उसका कंटेंट वगैरह जो होगा वह नुकसान नहीं होगा। इसके बाद में फिर हम आते हैं कि जो रैम था, रैम का दो पार्ट है, एक आपका है एस रैम और दूसरा है डी रैम। एस रैम का मतलब हुआ स्टैटिक रैम। देखिए एस रैम इसका मतलब होता है स्टैटिक, स्टैटिक रैम फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो वही हो जाएगा स्टैटिक रैम। और उसके बाद में फिर आएंगे आपका माफ करिएगा, डी रैम, इसका होगा डायनेमिक। देखिए स्टैटिक का मतलब स्थित, जो फिक्स होता है, यहाँ पर फिक्स होता है वो आपका स्टैटिक हो जाएगा, और यहाँ पर आपका गतिशील होता है, ये आपका डायनेमिक होगा। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टैटिक में ये फिक्स होगा, तो इसमें आपका जो डेटा होगा वो आपका डेटा, इसमें जो डेटा होगा ये एक हिसाब से फ्लिप फ्लॉप फाइल के रूप में होता है। एक फ्लिप फ्लॉप फाइल होती है, देखिए जो डेटा स्टोर होता है वह फ्लिप फ्लॉप फाइल के रूप में डेटा स्टोर होता है, फाइल के रूप में डेटा स्टोर होता है, डेटा स्टोर होता है। और ये जो डायनेमिक रैम है इसमें कैपेसिटर जो संधारित्र होता है, कैपेसिटर के रूप में डेटा स्टोर होता है, ये कहते हैं। तो ये जो कैपेसिटर होता है इसको हम चार्ज भी कर सकते हैं, डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, ये कहते हैं। दोनों में एक क्वेश्चन और भी एग्जाम में आता है कि जो डी रैम होता है उसको हमें रिफ्रेश करने की बार बार आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमारा डेटा जाता है एस रैम में और एस रैम से पुनः जाता है डी रैम में, तो डी रैम में बग गया तो डी रैम जो होता है वह कहीं कहीं क्या होता है, बिजी हो जाता है, और यह बिजी होने की वजह से इसमें इसको रिफ्रेश करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। तो ये एग्जाम में अक्सर पूछे आते हैं कि कौन सी मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, तो जो आपका डी रैम होता है उसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ये तो आपका हुआ रैम। अब रैम के बाद में दूसरा आते हैं हम रोम पर। देखिए रोम को जैसे मैंने बता दिया कि आपका परमानेंट होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, और इसमें डेटा आपका हमेशा के लिए स्टोर रहता है, इसमें डेटा इरेज नहीं होता। तो इरेज तो होता ही होगा, ऐसा है नहीं कि यह नहीं इरेज हो, लेकिन कुछ कंडीशन है, जैसे कैसे रहते हैं, कौन कौन सी कंडीशन है उसको देखते हैं। रैम को कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे रैम के कुछ पार्ट हैं वो कौन से आपके पी रोम है, इसको देख लेते हैं, हम देखते हैं क्या है। देखिए रैम में आपका है पी रोम, तो पी रोम का क्या मतलब होता है, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, तो रीड ऑनली मेमोरी यही हो जाएगा, प्रोग्रामेबल रोम हो जाएगा। इसका मतलब होता है इसमें होता है कि इसका होता है वन टाइम, जो प्रोग्राम होता है वन टाइम हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं बट कैन नॉट चेंज, तो इसमें आपका प्रोग्राम जो होता है चेंज नहीं होता है। हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जब कंप्यूटर आपका स्टार्ट होता है तो कंप्यूटर की स्टार्ट होने की प्रक्रिया बूटिंग प्रक्रिया कहलाती है, और जब बूटिंग होता है तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर की मेमोरी पर भेजा जाता है, और जब कंप्यूटर की मेमोरी पर भेजेंगे तो जो इंस्ट्रक्शन होता है उस इंस्ट्रक्शन को बायोस कहते हैं, BIOS बायोस कहते हैं, और यह बायोस जो होता है वो आपका पी रोम पर जाता है। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो देखिए पी रोम में डेटा को जो प्रोग्राम होता है उसमें एक बार लिखने के बाद में उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और जो आपका बायोस होता है, बायोस मतलब इंस्ट्रक्शन होता है, कंप्यूटर के बूटिंग प्रोसेस के दौरान होता है, तो ये आपका जो इंस्ट्रक्शन होता है वो आपका पी रोम में ही जाता है। देन दूसरा आपको बताया हमने पी रोम के बाद में ईपी रोम होता है। ये ईपी रोम क्या होता है, देखिए ईपी रोम का जैसे नाम से ही आप जान जाएंगे, ईपी रोम का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल
रीड ऑनली मेमोरी, वही हो जाएगा रोम कह देंगे। तो इसमें क्या होता है, डेटा को हम इराइज कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कैसे इराइज करते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज। देखिए इसमें डेटा को इराइज किया जा सकता है, जैसे कि हम नाम से जानेंगे इराइजेबल। तो इसमें क्या हो, ये इराइजेबल है, इसको हम इराइज कर सकते हैं, डेटा को हम मिटा सकते हैं, लेकिन जो मिटाते हैं वो अल्ट्रा वायलेट किरणों के माध्यम से हम इसको मिटाते हैं। तो वहाँ पर आप रेज कर लेंगे। एग्जाम में कहीं क्वेश्चन आया था कि जो ईपी रोम होता है उसको हम कैसे इरेज करते हैं। तो आप पहले यहाँ पर जानेंगे कि रोम क्या होता है, रोम का पूरा नाम, और इस रोम के बाद में पी रोम होते हैं, ईपी रोम होते हैं और ईपी रोम होते हैं। जो आपका लास्ट में ईपी रोम होता है वो क्या होते हैं, ईपी रोम का अंदर इलेक्ट्रॉनिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी हो जाएगा। तो इसमें भी आप इराइज कर सकते हैं, जैसे कि नाम से हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इसमें जो सबसे पहला वाला ये ई फॉर इलेक्ट्रॉनिकली, तो इसमें डेटा तो इराइज होगा, लेकिन कैसे होगा, इलेक्ट्रिक के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे हमने कहा इलेक्ट्रॉनिकली जो डेटा होगा वह आपका इराइज होगा, लेकिन कैसे होगा, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी हो जाएगा इसका पूरा नाम। और इसमें डेटा इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत के माध्यम से डेटा इरेज होगा, इतना कह देंगे। तो आपने ये देखा कि आपका जो रोम होता है, रोम का पूरा नाम रीड ऑनली मेमोरी होता है, या आपका एक परमानेंट मेमोरी होता है जिसके कि डेटा या कंटेंट को हम इरेज नहीं कर सकते हैं। अगर लाइट आती जाती है तो इस मेमोरी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कहते हैं। उसके बाद में आपका पी रोम होता है, पी रोम को डेटा में या प्रोग्राम होता है, उसको हम एक बार लिखने के बाद में दोबारा उसमें चेंज नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर ईपी रोम होता है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो इरेजिबल जैसे लिखा इरेजिबल, तो हम इसमें डेटा को इरेज कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर लिखा है इरेजिबल इलेक्ट्रॉनिकली इरेजिबल, तो इसमें हम विद्युत के माध्यम से डेटा को इरेज कर सकते हैं। और यहाँ पर अल्ट्रावायलेट किरणों के माध्यम से डेटा को इरेज करेंगे। ये तो आपका हुआ रैम और रोम। तीसरा आते हैं कैचे, जो कि आप कैचे मेमोरी को कैश मेमोरी भी कहा जाता है। ये कैश मेमोरी क्या होते हैं इसको देखेंगे। देखिए जैसे कोई व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को जैसे कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो बार बार आवश्यकता पड़ती है। तो बार बार आवश्यकता जिस चीज़ों की पड़ेगी वह अपने वो आसपास ही रखिएगा कि तुरंत उठाकर तुरंत रख लो, तुरंत इधर उठाकर रख लो। जैसे कि जब वो ऑफिस में बैठता है, मान लिया ऑफिस में अपनी चेयर पर बैठा, तो चेयर पर बैठने के साथ में जैसे उसको मान लो पेन की ज़रूरत पड़ी, कुछ अपनी फाइल की ज़रूरत पड़ी, या कुछ और भी ज़रूरी ऐसी चीज़ें पड़ती हैं जो उसे बार बार उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो वह चीज़ें वो क्या करता है, अपने एकदम पास में रखता है ताकि वो उठाकर आराम से उसका यूज़ कर सके। तो हमारे कुछ ऐसे डेटा होते हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कंप्यूटर में यूज़र के द्वारा अक्सर हमेशा यूज़ किए जाते हैं। तो वह डेटा या वह इंस्ट्रक्शन जो हमेशा यूज़र को डेली यूज़ करने पड़ते हैं, वह इसका क्या होता है कि वो कैचे मेमोरी में आ जाते हैं। जैसे कहने का मान लिया आपकी मोबाइल की जो स्क्रीन है, तो मोबाइल की जो स्क्रीन है तो उसमें जैसे आपको कैमरा की ज़रूरत हमेशा पड़ती है, व्हाट्सएप आइकन की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। तो इन सब का क्या होता है, जो आप जिसका जो आइकन रखे हैं वो बिल्कुल फ्रंट पर रखे हुए हैं कि आप तुरंत ओपन किया और तुरंत आपने कैमरा या व्हाट्सएप वगैरह ये इसको आपने तुरंत देख लिया, यूज़ कर लिया जो भी आपको यूज़ करना है। और जिसका यूज़ आपको बार बार नहीं पड़ता है, जैसे कोई सेटिंग हो गई बार बार नहीं करना पड़ता है, तो क्या करते हैं वो एकदम से हिडन होता है या एकदम से अंदर जा करके तब उसको सर्च करके लाते हैं, फिर उसका यूज़ करते हैं, ऐसे करते हैं। हम इसको संक्षेप में जानेंगे। जैसे आपका CPU है जिसको प्रोसेसर कह देते हैं, ये आपका मैन मेमोरी इधर कह देते हैं। मैन मेमोरी, इस मैन मेमोरी और CPU के बीच में जो मेमोरी होती है उसको कैश मेमोरी कहते हैं। यह एक प्रकार के माध्यम का वर्क करती है। माध्यम मतलब एक प्रकार से मेडिटेटर के रूप में काम करती है, जो कि एक सहायक के रूप में काम करती है, कि हमारे एक हेल्प के लिए काम करती है, ये कहते हैं। तो आपको कैश मेमोरी में बस इतना आएगा कि कैश मेमोरी जो होती है, हालांकि ये जान लें कि कैश मेमोरी बहुत ही फास्ट वर्क करती है। इसका फास्ट करने का वर्क क्या होता है, क्योंकि जो आपका जैसे CPU होता है, तो CPU के सबसे नज़दीक में जो होता है वो आपका कैश मेमोरी होता है, क्योंकि कैच को हम कैश भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बगल में क्या होता है आपका रैम होता है। तो रैम
देन कैश, और कैश इसका सीपीयू के नज़दीक में होती है, और इसमें जो है कि इसके नज़दीक होने की वजह से इसका जो स्पीड होता है वह बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। एक और जान लीजिए, जैसे इसका स्पीड जो रहता है वह ज़्यादा होता है, लेकिन आपको अगर स्पीड के अकॉर्डिंग हम बता दें तो स्पीड के अकॉर्डिंग आप देखेंगे सबसे तेज़ फास्टेस्ट मेमोरी कैसे होती है। आपका रजिस्टर जो कि आपका सबसे तेज होता है, ये कहते हैं, या रजिस्टर जो होता है वो प्रोसेसर में डेटा को स्टोर करने का वर्क करता है। इससे जो स्लो होता है वो आपका होता है कैश, और कैश के बाद में जैसे आपका होता है रैम, रैम के बाद में जैसे हमने कह दिया कि आपका होता है रोम, और फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे एक मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप तो आपने देखा सबसे तेज आपका कौन सा था, और यहाँ पर हम कर देते हैं प्रोसेसर। तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होगी, कैश। उसके बाद में आपका रैम, रोम और मैग्नेटिक टेप। अब इसको अगर हम कैपेसिटी के अनुसार देखें तो जो कैपेसिटी होती है वो सबसे कम किसकी होती है, रजिस्टर की। इसको हम कैपेसिटी जो होता है वो केबी में करते हैं, केबी जो कि आपको हमने बताया किलोबाइट। कैश की जो होती है वो आपका एमबी में रहता है, रैम आपका जीबी में भी रहता है, ये भी आपका जीबी में रहता है, और ये भी आपका ऐसे ही रहता है, लगभग जीबी में रहता है। तो अगर हम कैपेसिटी के अनुसार देखें तो रजिस्टर आपका जैसे केबी में रहता है, आपका कैश एमबी और यहाँ पर जीबी रहता है। और क्वेश्चन एग्जाम में यही आते हैं कि आपका अगर रजिस्टर और कैश दोनों दिया होगा और पूछा आएगा कि इसमें से सबसे तेज वर्क कौन करता है, तो आपका रजिस्टर तेज वर्क करेगा, और अगर रजिस्टर ऑप्शन में नहीं है तब कौन सा आएगा, कैश मेमोरी सबसे ज़्यादा वर्क करेगा, सबसे फास्ट। और ये कैश मेमोरी रहता कहाँ पर है, ये आपका सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में रहता है, जो कि एक माध्यम का वर्क करता है। कैसे, अब इसके बाद में हम आते हैं अपने सेकेंडरी मेमोरी पर। देखिए देखिए आपको मैंने स्ट्रक्चर आपने बना ही लिया था। सेकेंडरी मेमोरी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, कौन सा, एक ऑप्टिकल और एक आपका था मैग्नेटिक। देखिए ऑप्टिकल मेमोरी और मैग्नेटिक मेमोरी ये दोनों आपको जैसे स्ट्रक्चर में आपने देखा ही था। तो ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर कौन कौन सी मेमोरी आती है उसको देख लेंगे। जैसे आपका होता है सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचवीडी, ठीक है। इतने जानते हैं, पहले इसके बारे में जानते हैं फिर इसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। यहाँ पर भी अगर आप लिखना चाहें तो इसको दो भागों में किया हमने। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। देखिए जो डिस्क लिखा रहता है DISC होता है और DISK होता है। तो जब आप ऑप्टिकल की बात करेंगे, ऑप्टिकल, तो वहाँ पर DISC होगा, और जब आप मैग्नेटिक की बात करेंगे, मैग्नेटिक, तो वहाँ पर DISK होगा। ये इतना कर दें। तो डिस्क की स्पेलिंग ये हमेशा कंफ्यूज कर देती है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इसको। अब आते हैं हम यहाँ पर देखते हैं जो ऑप्टिकल होता है, ऑप्टिकल में क्या आते हैं और ये ऑप्टिकल होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। जैसे आपको हमने बताया सीडी जो कि आप लोगों ने देखा होगा कैसे होती है, गोल सा होता है, ठीक है। और सीडी से क्वेश्चन क्या आते हैं, सबसे पहले तो सबका आप जानेंगे कि कौन सा कितना डेटा स्टोर करता है। जैसे आपका सीडी जो होता है उसमें डेटा जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वह 700 MB होता है। डीवीडी का आपका होता है 4.7 GB, और जो बीआरडी होता है उसका होता है आपका 25 से 50 GB होता है। इसके बाद में आपका जो HVD होगा वो आपका होगा 6 TB। इसमें से सबका पूरा नाम होगा। जैसे आपका कॉम्पैक्ट डिस्क जो होगा वो आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका डीवीडी का पूरा नाम क्या होगा,
डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल विजुअल डिस्प्ले भी होता है और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और यहाँ पर क्या होगा, ब्लू रे डिस्क। देखिए BLUE, सॉरी यू नहीं होगा, सिर्फ BLU होगा, ब्लू रे डिस्क। यहाँ पर इसका क्या होगा, HVD का होलोग्राफिकल वर्सेटाइल डिस्क। वर्सेटाइल डिस्क ठीक है। आपका एक जानते हैं जैसे CD, तो CD के बारे में पूछ लिया, तो CD के बारे में लगभग सब कुछ थोड़ा बहुत कॉमन है इसमें। तो CD आपका ट्रैक्स और सेक्टर में होता है। यह ट्रैक्स और सेक्टर क्या होता है, जैसे हमने बताया कि टीवी जो CD होता है आपका, ये लगभग ऐसे होता है, जैसे आपका हमने कह दिया गोल सा मान लिया हो गया, और गोल सा होने के बाद में फिर इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं, CD को ऐसे करते हैं और ये डिवाइड हो गया। तो ये जो डिवाइड हुआ, तो ये जो लाइन ये वाली है जिसने डिवाइड किया इसको कहते हैं सेक्टर। और ये जहाँ पर डेटा स्टोर होता है इसको कहते हैं ट्रैक्स। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको कहते हैं क्लस्टर। तो देखा आपने, ट्रैक्स और सेक्टर का जो कलेक्शन होगा वो आपका क्लस्टर कहलाता है, CLUSTER क्लस्टर कहलाता है। और जो सेक्टर होगा उससे हमने क्या किया, CD को डिवाइड किया, अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। और ट्रैक्स आपका जिसमें डेटा स्टोर होते हैं वो आपका ट्रैक्स कहलाता है। जैसे इसमें आपका जैसे गोल गोल सा रहता है, तो ऐसे गोल सा जो रहता है यहाँ पर डेटा स्टोर होते हैं, ये आपका ट्रैक्स कहलाएगा। यह तो आपका हुआ CD, DVD और BRD थोड़ा कैपेसिटी में इससे ज़्यादा होता है। उसके बाद में आपका होलोग्राफिकल वर्सेटाइल डिस्क, इसका आपका 6 टेराबाइट कैपेसिटी होता है। ये तो आपका था ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। अब इसके बाद में हम मैग्नेटिक में पढ़ेंगे, लेकिन मैग्नेटिक में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इससे पहले हमें कुछ और चीज़ें समझना होगा जो कि हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के स्टोरेज में बताया हुआ था। वहाँ से आप उसको थोड़ा लर्न करके आएंगे कि आपको जो KB, MB, GB था, कितने KB में कितने MB होते हैं, कितने GB, कितने TB, क्या होते हैं पेटाबाइट, योटाबाइट, कौन सी यूनिट किससे बड़ी है किससे छोटी है, वो सब कुछ आप पढ़ करके आएंगे। जब उसको पढ़ लेंगे देन आपको नेक्स्ट लेक्चर समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में आपका थोड़ा स्टोरेज यूनिट से है। फिर हम हार्ड डिस्क के बारे में बताएंगे। हार्ड डिस्क में आपका हार्ड डिस्क कितने प्रकार के होते हैं, फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, मैग्नेटिक क्या होता है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। इसके बाद में आपका कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको बता दें मैग्नेटिक के बारे में आ जाते हैं। देखिए मैग्नेटिक बारे पहले आपका फ्लॉपी डिस्क। देखिए प्रेजेंट टाइम में तो फ्लॉपी डिस्क का यूज़ ही नहीं होता। उसका रीज़न बता दें कि जो फ्लॉपी डिस्क का जो कैपेसिटी है वह कैपेसिटी इतना कम है कि उसमें अगर एक सॉन्ग भी स्टोर करना चाहें तो एक सॉन्ग भी स्टोर नहीं होगा। जैसे कितना कैपेसिटी है तो इस साइज के आधार पर अलग अलग होता है, 1.44 MB। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इस लेक्चर को हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप इससे पहले ये सारा लेक्चर एक बार देख लीजिएगा। इसमें जो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा उसको मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में उन सबको भी बता सकूँ एक्स्ट्रा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।